नमस्कार, स्वागत है आपका एनएच विशेष में। मैं हूं सनी गंगासागर आपके साथ में। नवरात्रि का पर्व अब अपने अंतिम चरण में है। ऐसे में दशहरे की तैयारियां भी तेज हो चुकी है, लेकिन दशहरे की तैयारियों पर बारिश का ग्रहण कुछ जगहों पर दिखाई दे रहा है। कहां पर किस तरह की तैयारियां की गई है इस बार बारिश से रावण को बचाने के लिए, और वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के लिए, दर्शकों के लिए क्या खास व्यवस्थाएं की जा रही है, ये दिखाएंगे आपको हमारी इस खास पेशकश दहन पर बारिश का ग्रहण में। तो दशहरा नजदीक है, ऐसे में इसको लेकर देश भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी रावण दहन की तैयारियों को लेकर मौसम का साया मंडरा रहा है, बारिश का साया मंडरा रहा है दरअसल। और इसको देखते हुए आयोजकों ने रायपुर, जबलपुर, दुर्ग, ग्वालियर, इंदौर यहां पर वैकल्पिक व्यवस्थाएं शुरू कर दी है। वाटरप्रूफ रावण तैयार किए जा रहे हैं ताकि बारिश की वजह से कार्यक्रम में कहीं से भी कोई बाधा ना पहुंचे, कार्यक्रम प्रभावित ना हो। प्रशासन भी पूरी सतर्कता बरत रहा है। सुरक्षा के इंतजामों की समीक्षा भी की जा रही है। मौसम के बदले मिजाज के बावजूद लोग त्योहार को धूमधाम से मनाते हुए तैयारी कर रहे हैं। तो नवरात्रि के साथ दशहरे की तैयारी चल रही है, और दशहरे को लेकर जिस तरह से मौसम अपना रुख बार बार बदल रहा है, अचानक कहीं बारिश हो जा रही है, कहीं तेज बारिश हो रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए आयोजन समितियों ने कुछ जगहों पर वैकल्पिक व्यवस्था की है। तो कुछ जगहों पर वाटरप्रूफ रावण या वाटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं ताकि रावण का दहन भी सुनिश्चित हो सके, और साथ ही साथ यहाँ पहुँचने वाले जो दर्शक होते हैं उनको भी सुरक्षा दी जा सके। छत्तीसगढ़ में नए मुख्य सचिव के रूप में विकासशील की जिम्मेदारी संभालने के बाद बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है और 14 अफसरों के प्रभार बदल दिए गए हैं। रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू को मंत्रालय से बाहर जिम्मेदारी सौंपी गई है। और किसे मिला कौन सा विभाग, प्रदेश के विकास पर कैसे होगा इसका असर, देखिए इस रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में प्रशासन के मुखिया के रूप में 1994 बैच के आईएएस विकासशील ने कमान संभाल ली है। विकासशील के चार्ज लेने के कुछ मिनट के भीतर ही बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। 14 आईएएस अफसरों के प्रभार में बदलाव किए गए। साथ ही सीनियर आईएएस रेणु पिल्ले और सुब्रत साहू मंत्रालय से बाहर भेज दिए गए। रेणु पिल्ले को यहां व्यावसायिक परीक्षा मंडल के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी दी गई। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। इसी तरह सुब्रत साहू छत्तीसगढ़ प्रशासनिक अकादमी के महानिदेशक बनाए गए हैं। उन्हें अध्यक्ष राजस्व मंडल बिलासपुर का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ की अफसरशाही में यह परंपरा रही है, जूनियर अफसर के मुख्य सचिव बनने के बाद उनसे वरिष्ठ अफसरों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के साथ मंत्रालय से बाहर भेज दिया जाता है। ऐसे बदले अफसरों के प्रभार, जैसे कि सोनमणि बोरा अतिरिक्त प्रभार प्रमुख सचिव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डॉक्टर रोहित यादव सचिव जनसंपर्क विभाग, अतिरिक्त प्रभार सचिव ऊर्जा पर्यटन संस्कृति अध्यक्ष CSPDCL, अविनाश चंपावत अतिरिक्त प्रभार सचिव धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व, मुकेश कुमार बंसल सचिव विमानन विभाग, अंकित आनंद सचिव आवास एवं पर्यावरण अतिरिक्त प्रभार छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भुवनेश यादव सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी विभाग, कुलदीप शर्मा प्रबंध संचालक स्टेट वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, रवि मित्तल अतिरिक्त प्रभार संचालक विमानन विभाग, फरीहा आलम संचालक खाद्य विभाग, अतिरिक्त प्रभार संयुक्त सचिव स्कूल शिक्षा विभाग, जितेंद्र यादव कलेक्टर राजनांदगांव, लोकेश कुमार उप सचिव श्रम विभाग, अभिजीत पठारे CEO जिला पंचायत रायगढ़। छत्तीसगढ़ की अफसरशाही में लंबे समय से नए मुख्य सचिव के नाम को लेकर हलचल तेज थी। अब विकासशील ने प्रशासन के मुखिया के रूप में जिम्मेदारी संभाली है। इसी के साथ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि शासन की फ्लैगशिप योजनाएं और विकसित छत्तीसगढ़ विजन डॉक्यूमेंट 2047 उनके लिए प्राथमिकता होगी। ऐसे में तय है कि आने वाले दिनों में प्रशासनिक स्तर पर कुछ बड़े बदलाव और भी देखने को मिलेंगे। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट। इधर दशहरा त्योहार आने से कुछ ही दिन पहले देश भर में तैयारियां तेज है, जोर शोर से तैयारियां रावण दहन की जा रही है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में रावण दहन की तैयारियों को लेकर मौसम
का जो मिजाज है उसको लेकर अब भी असमंजस की स्थिति है कि इस बार क्या बारिश हो सकती है, क्योंकि कुछ जगहों पर अलर्ट जारी किया गया है बारिश को लेकर। इसको देखते हुए आयोजकों ने रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, ग्वालियर, इंदौर में वैकल्पिक व्यवस्था शुरू कर दी है। वाटरप्रूफ रावण तैयार किए जा रहे हैं ताकि बारिश की वजह से कार्यक्रम बाधित ना हो। प्रशासन भी पूरी सतर्कता बरत रहा है और सुरक्षा के इंतजाम भी किए जा रहे हैं, जिसकी समीक्षा भी की जा रही है। मौसम के बदलते मिजाज के बावजूद लोग त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए पूरी तरीके से उत्साहित हैं और तैयार भी हैं। तो देखिए, तैयारी की तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। रावण के मुखौटे तैयार हो चुके हैं। लगभग अंतिम रूप जो है वो रावण के मुखौटों को, रावण के इन प्रतिमाओं को दिया जा रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वाटरप्रूफ, जहां पर रावण को बनाने की कोशिश हो रही है। तो कहीं पर रावण की जो भव्यता है वो भी आप देखिए, किस तरह से भव्य रावण 100 फीट के लगभग, कहीं 80 फीट के बनाए जा रहे हैं और इनकी जो भव्यता है वो देखते ही बनती है। तो कई ऐसे भी परिवार होते हैं जो कि अपने बच्चों को रावण दहन में परिवार के साथ लेकर जाते हैं ताकि उनको हमारे धर्म के बारे में, परंपराओं के बारे में पता चले। कई ऐसे होते हैं जो कि इंतज़ार कर रहे होते हैं रावण दहन का, क्योंकि उनको रावण दहन खास तौर पर इस दिन का, दशहरे का इंतज़ार होता है। इन सभी को देखते हुए, भीड़ को ध्यान में रखते हुए विशेष व्यवस्थाएं की जा रही है। वाटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं, तो कहीं पर वाटरप्रूफ रावण बनाया जा रहा है। और इस बीच जबलपुर के हमारे संवाददाता फतेह सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फतेह सिंह, आपका छाता देखकर हम ये समझ चुके हैं कि वहां बारिश चल रही है। ऐसे में अब रावण के दहन को लेकर असमंजस की स्थिति है। क्या कहता है मौसम विभाग और किस तरह की तैयारी आयोजकों की तरफ से की जा रही है? कहना बिल्कुल सही है। आप मेरे पीछे साफ तौर पर देख सकते होंगे कि मेरे हाथ में छाता है और पीछे बारिश इस समय हो रही है। यहाँ पर खासकर शारदीय नवरात्र को लेकर जो यहाँ पर 51 फुट के जो रावण हैं उनकी दहन की तैयारी यहाँ पर चल रही है। लेकिन जबलपुर जिले में जो खंड बारिश है वो यहाँ पर विघ्न पैदा कर रही है। खासकर जो यहाँ की जो पंजाबी हिंदू एसोसिएशन है उनके जो पदाधिकारी हैं वो जो गौरी घाट में 51 फुट का रावण दहन यहाँ पर होने वाला है उसको लेकर खास तौर पर यहाँ पर विशेष तैयारी यहाँ पर उनके द्वारा की जानी है, ऐसा उनका कहना है। क्योंकि जो बारिश है उसका दौर है जो वो सुबह से लेकर देर रात तक जारी है। जैसा कि अभी भी यहाँ पर जोरदार बारिश हो रही है और इसको लेकर हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु रावण दहन वहाँ देखने पहुंचते हैं, वहाँ पर पंडाल वगैरह वहाँ पर बनाए जा रहे हैं और साथ ही जो 51 फुट के रावण है और कुंभकर्ण है उसके पुतले भी वहाँ पर यह तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें ये जो बारिश है वहाँ पर इस समय जो मैदान है वहाँ पर कीचड़ जैसा पूरा नजर आने लगा है और जो बारिश है वो श्रद्धालुओं को यहाँ पर परेशान करने वाली है। क्योंकि ये जो बारिश है लगातार इसका खंड बारिश का दौर है वो जारी है। हालांकि ये जो पंजाबी हिंदू एसोसिएशन के लोग हैं वो ये यहाँ पर कहते नजर आ रहे हैं कि इस बार जो पंजाबी दशहरा है वो ऐतिहासिक होने वाला है। क्योंकि यहाँ से मुंबई से जो फायर शो करने वाले जो 10 सदस्यीय टीम है वो यहाँ जबलपुर पहुंचेगी। क्योंकि वैसी ही आतिशबाजी जैसा कि अभी भारत पाकिस्तान के मैच में फाइनल में जो स्टेडियम में आतिशबाजी की गई थी वैसा फायर शो है जो वो यहाँ संस्कारधानी के लोगों को यहाँ पर देखने मिलेगा। जी सनी की तरफ से क्या कहा जा रहा है, क्या तैयारी विशेष की जा रही है, क्योंकि वाटरप्रूफ पंडाल और वाटरप्रूफ रावण की बातें भी आ रही है। मौसम विभाग ने दशहरे वाले दिन कुछ खास तौर पर कोई अलर्ट जारी किया है कि इस दिन यहाँ बारिश हो सकती है, यहाँ खंड वर्षा हो सकती है? जी, मौसम विभाग का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि अभी पिछले 3 दिनों तक जो खंड बारिश का दौर है वो लगातार जारी रहेगा। क्योंकि यहाँ पर जो मौसम है वो लगातार करवट बदल रहा है। इसके साथ ही जो 51 फुट के रावण के पुतले हैं और कुंभकर्ण के पुतले हैं, यहाँ के जो समिति है पंजाबी हिंदू एसोसिएशन की, उनका ये कहना है कि वाटर प्रूफ के जो पुतले हैं वो यहाँ पर बनाए जाएंगे। हालांकि ये जो अभी उनका दावा है, लेकिन यहाँ पर वाटर प्रूफ जो पुतले हैं वो बनाए नहीं जाएंगे। वो जो
प्यारा होता है, घास होती है और इसके साथ ही जो कागज होता है और उसके अंदर जो आतिशबाजी रखी जाती है उसके जरिए ही ये जो 51 फीट के रावण हैं और कुंभकर्ण हैं उनका दहन यहाँ पर भगवान श्री राम यहाँ पर करेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन छोटे जो आयोजन होते हैं कहीं ना कहीं वो इस बार शायद ना हो या कम हो, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां आप बता रहे हैं उसके बाद यही अनुमान लगाया जा सकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया फतेह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, क्या इंदौर के नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में रैगिंग से शुरू हुआ विवाद अब सुनियोजित विद्रोह की साजिश बन चुका है? यह सवाल इसलिए क्योंकि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के आईईटी कैंपस से आई एंटी रैगिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसे खुलासे हुए हैं जो किसी को भी चौंका सकते हैं। नेपाल जैसे आंदोलन की तर्ज पर जनरेशन जी यानी कि जन जी जिसको कहा जा रहा है उसके स्टाइल प्रोटेस्ट की जो तैयारी है वो यहां पर करने की बात सामने आ रही है। जूनियर्स से बनवाए गए फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट, विरोध से जुड़े हुए पोस्ट लिखवाने का दबाव और फिर कैंपस के सीसीटीवी कैमरों को तोड़कर डीवीआर तक को गायब कर देना। सवाल यह है कि क्या कुछ छात्र सजा के खिलाफ अपनी भड़ास यूनिवर्सिटी के सिस्टम पर निकालना चाह रहे थे? उनकी मंशा क्या थी? देखिए इस रिपोर्ट। इंदौर के कॉलेज में जनजी के तर्ज पर आंदोलन की तैयारी। कुछ सीनियर छात्रों ने रणनीति बनाई। जूनियर छात्रों से रैंकिंग के जरिए बनाए फर्जी सोशल अकाउंट। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने थाने में की शिकायत। पूरा मामला देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के इंजीनियरिंग कॉलेज आईईटी कैंपस का है। विश्वविद्यालय से मिली जानकारी के अनुसार 23 सितंबर को कुछ सीनियर छात्रों ने एक निजी होटल में बैठकर जनरेशन जी की तर्ज पर कथित आंदोलन की रणनीति बनाई थी। इतना ही नहीं, 26 सितंबर को कैंपस के सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए गए और डीवीआर तक गायब कर दिया गया। इधर एंटी रैगिंग कमेटी के छात्रों के बयान दर्ज कर पूरे मामले की रिपोर्ट तैयार कर उसे प्रोक्टोरियल कमेटी को भेजा है। ये तथ्य यदि किसी छात्र ने लिख के दिया, ध्यान दिए, उसमें किसी छात्र ने बोला है या लिख के दिया तो वो कमेटी ने अभी वो रिपोर्ट कर दी, परंतु उसकी जांच नहीं हुई है कि ऐसा कुछ हुआ है। इस मामले में कुलगुरु राकेश सिंघल ने बताया कि कुछ सीनियर छात्रों पर पहले रैंकिंग के मामले में जुर्माना और हॉस्टल से निष्कासन की कार्रवाई हो चुकी थी। उन्हीं छात्रों ने आक्रोश में आकर जूनियर छात्रों को धमकाते हुए आंदोलन की योजना बनाई। सिंघल के अनुसार रिपोर्ट में नेपाल जैसे आंदोलन का जिक्र जरूर किया गया है। विश्वविद्यालय प्रबंधन ने पूरे मामले की शिकायत भंवरकुंआ थाने में आवेदन देकर की है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। उसमें एक आध किसी छात्र ने जैन जी जैसा शब्द का इस्तेमाल किया है, रिपोर्ट में भी उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया है, परंतु जैन जी का मुद्दा इसमें यदि संलग्न है या नेपाल वाला मुद्दा संलग्न है तो उसकी विस्तृत जांच आवश्यक है। पुलिस में एफआईआर की जा चुकी है। पुलिस एकदम से एफआईआर करती नहीं है, पहले एक आवेदन किया जा चुका है जिसमें ये आग्रह किया है कि चोरी जो हुए हैं हमारे यहाँ के कैमरे वो और इस तरह की यदि कोई घटना घट रही है तो उस पर जांच की जाए। यह मामला न केवल कैंपस के अनुशासन व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह सीनियर छात्रों ने व्यक्तिगत आक्रोश को आंदोलन का रूप देने की कोशिश की। फिलहाल विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस दोनों स्तर पर जांच जारी है और दोषियों पर जल्द निर्णय आने की संभावना है। इंदौर से INS 24/7 के लिए महेश मिश्रा की रिपोर्ट। सतना के नागौर थाना क्षेत्र से पुलिस की कथित दादागिरी का एक वीडियो सामने आया जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाने का एक पुलिसकर्मी स्थानीय युवक को जबरन घसीटकर थाने ले जाने की कोशिश करता है और बताया जा रहा है कि ये वाकया 19 सितंबर का है। घटना के दौरान मौके पर मौजूद एक बच्ची ने पूरी घटना को अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया। इस मामले में पीड़ित युवक राजीव गंधर्व जो नागौर का ही निवासी है। राजीव का ये कहना है कि 14 अगस्त को रामजी पटेल और उसके 2 बेटों ने उसके साथ जमकर मारपीट की थी जिसमें उसका एक पैर फ्रैक्चर हो गया। कई दिनों तक उसका इलाज भी चलता रहा। इस घटना की रिपोर्ट नागौर थाने में दर्ज हुई है लेकिन आरोपियों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित का आरोप है कि आरोपियों के दबाव में आकर थाने के आरक्षक आनंद कुमार ने उसके साथ बर्बरता की, थाने ले जाने की कोशिश की। तो बच्ची ने इसका वीडियो बना लिया है।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने प्रदेश में न्यूनतम वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पीएचई और पीडब्ल्यूडी विभाग के 5000 से ज्यादा कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ जनवरी 2016 से मिलेगा। दरअसल मदन सिंह कुशवाहा ने पीएचई विभाग में संविदा में भर्ती होकर बाद में कोर्ट के आदेश पर नियमित न्यूनतम वेतन का लाभ लिया था, लेकिन विभाग ने उन्हें कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद दिसंबर 2016 से 6वें वेतनमान को स्वीकृत किया था, जबकि 7वां वेतनमान देने से इनकार कर दिया गया। कोर्ट ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया तो विभाग दिसंबर 2016 से 7वां वेतनमान का लाभ देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन विभाग इसे जनवरी की बजाय दिसंबर 2016 से देने के लिए तैयार था। इसे लेकर कोर्ट में 2021 में याचिका दायर की गई। अब पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन विभाग को भी अपने भी नियमित कर्मचारियों को 7वें वेतनमान का लाभ देना होगा। तो 2021 में मदन सिंह कुशवाहा ने एक याचिका लगाई थी कि उसे 2016 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद 6वें वेतनमान का भुगतान किया गया, जिसके बाद उन्हें विभाग द्वारा जनवरी 2016 से 7वें वेतनमान का भुगतान नहीं किया गया। इसके बाद माननीय न्यायालय ने नोटिस जारी किए। जब विभाग का जवाब आया तो पहले तो विभाग ने इसमें मना किया कि 7वां वेतनमान इन्हें लागू नहीं होगा। ग्वालियर की सड़कें और इस पर हुए गड्ढे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं, जो कि अफसरों की कार्यप्रणाली को लेकर, निर्माण में लगे इंजीनियर्स के भ्रष्टाचार को लेकर उनकी नीयत को उजागर करती है। वहीं अब रेलवे ओवरब्रिज पर बनाई गई सड़क भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। मामला यादव धर्मकांटा से शताब्दीपुरम को जोड़ने वाले रेलवे ओवरब्रिज का है। 3 साल पहले रेलवे और पीडब्ल्यूडी के बनाए गए ब्रिज की कमजोरियां दिखाई देने लगी। हाल ही में हुई तेज बारिश, मेंटेनेंस की लगातार अनदेखी के चलते सड़क पर न सिर्फ गड्ढे हो गए हैं बल्कि सरिया ऊपर तक दिखाई देने लगा, जिससे लोग दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता जावेद खान ने। सड़कों के धसकने के मामले में ग्वालियर लगातार बदनाम होता जा रहा है और इस विख्यात होने की वजह है कि ग्वालियर की जो सड़कें हैं वो लगातार इस घटिया क्वालिटी की बनी है कि वो कहीं ना कहीं धसकती रहती हैं। आज ये ताज़ा मामला है, ये ग्वालियर के रेलवे ओवरब्रिज का है, जो कि यादव धर्मकांटे से लेकर और शताब्दीपुरम तक निकलता है। अब ये रेलवे ओवरब्रिज है। पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे लेफ्ट साइड में जो रेलवे का जो ट्रैक है वो यहाँ से निकल रहा है, मेन ट्रैक है, और ये इसको यादव धर्मकांटे से शताब्दीपुरम और दीनदयाल नगर जोड़ने के लिए जो रेलवे ओवरब्रिज बनाया गया था। करीब 3 साल पहले ये पुल बना था, लेकिन अब ये रेलवे की नाकामी के चलते आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े सरिये निकल गए थे और इसकी अभी जो सेतु विभाग और रेलवे ने लीपा पोती कर रही है। आप कह सकते हैं कि ये लीपा पोती जैसी हालत है। यहाँ पर बड़े बड़े सरिये निकल चुके थे और लोगों को यहाँ से निकलने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन ख़ास बात यह है कि हर बार ऐसी सड़कें भ्रष्टाचार को उजागर करती हैं। तो ये सड़क है, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है भाई साहब? ये आपका दीनदयाल नगर जाती है, हमारा याद धर्मकांटे से दीनदयाल नगर होते हुए महाराजपुरा पहुँचते हैं। इससे अपन ये जो सड़क में एकदम निकल पड़े, इसमें सरिये वरिये, किस तरीके से, कब की घटना है? ये घटना तो सर बहुत दिनों की है जी, कोई सुधार नहीं हो रहा था इसका। मैं बताऊं, अभी आज आप लोग आए, थोड़ा सा टेम्परेरी काम कर गए हैं ये लोग। किसने बनाया था ये? पता नहीं सर, ये नॉलेज नहीं है। रेलवे का ओवरब्रिज कहलाता है? हाँ जी। ये घटिया क्वालिटी का निर्माण हुआ है क्या? अब ये तो अपन ने देखा नहीं, लेकिन जो देखते हुए हिसाब से तो लग ही रहा है। परेशानी होती है लोगों को? बिल्कुल होती है सर, रात में आने जाने वाले गिरे गए कई बार। एक्सीडेंट होते हैं, रात में आने वाले लगातार होते हैं। आप यहाँ से निकलते हो, दिन भर आपका आना जाना होता है, किस तरह की समस्या आती है इस ओवरब्रिज? बहुत बड़ी समस्या आती है करने में, जाते हैं तो बहुत ट्रैफिक हो जाता है, जाने में बहुत तकलीफ होती है। वाहन चालकों को रात में दिखता नहीं होगा? कतई नहीं दिखता बिल्कुल, एक बार तो गिर भी चुका हूँ मैं जहाँ पे। सड़कें हैं वो लगातार धसकती और बैठती जा रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के सरिये बाहर निकल कर आ रहे हैं। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि केवल जो बैठकें हो रही हैं उससे नतीजा नहीं निकलने वाला, लेकिन यहाँ का जो यातायात है वो उसमें कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो रहा है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज़ ग्वालियर। मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग ने फेसलेस सेवाओं का विस्तारीकरण किया है और इसके साथ ही आरटीओ की 51 सेवाएं ऑनलाइन की गई हैं। भोपाल आरटीओ कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में परिवहन और स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने नई व्यवस्था की शुरुआत की। इस मौके पर परिवहन सचिव मनीष सिंह, आयुक्त विवेक शर्मा
और तमाम आरटीओ के अधिकारियों की मौजूदगी रही। इक्यानवे नई सेवाओं को आज फैसलेस किया गया है, ऑनलाइन किया गया है। इस वक्त हमारे साथ परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह मौजूद हैं। सर, आज आरटीओ कार्यालय पहुंचे हैं आप। 51 ऐसी सेवाएं जिसको ऑनलाइन किया गया है, क्या मंशा है, क्या रोड मैप है आपका आरटीओ की इन सेवाओं को लोगों तक अच्छे से पहुंचाने की? ये स्वाभाविक रूप से चूँकि ये डिजिटल वर्ल्ड है, फेसलेस सेवाओं की तरफ देश बढ़ रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक लक्ष्य है भारत में लोगों को अवरोध रहित सुविधाएं प्रदान करना, उस लक्ष्य की तरफ मोहन यादव जी के नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है और हम फेसलेस सुविधाएं जो है लोगों को ये देने का काम कर रहे हैं। जिस तरह स्वास्थ्य में कैशलेस हम उनको स्वास्थ्य सुविधा देते हैं, इस तरह हम अपने परिवहन विभाग में फेसलेस सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और मैं इस बात को कहते हुए मुझे संतोष है कि हमने लगभग दुगने से अधिक हमारी जो सेवाएं हैं उनको फेसलेस किया है पिछले दिनों में और आगे आने वाले समय में हम 100% सेवाएं हमारी फेसलेस होंगी और जिस तरह से पासपोर्ट ऑफिसर्स काम करते हैं उसी तरह हमारे परिवहन के भी, हमारे जिला परिवहन कार्यालय जो आरटीओ का ऑफिस है उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं, इतना व्यवस्थित कर रहे हैं कि इस तरह की सेवाएं वो भी दे सकें। साफ तौर पर यहाँ पर राव उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि 91 ऐसी नए जो सेवाएं हैं उनको ऑनलाइन किया गया है और आने वाले समय में इसे और आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा सबसे अहम मुद्दा उन्होंने सड़क हादसों का बताया। साफ तौर पर कहा है कि 90% सड़क हादसे होते हैं उसमें से 45 लोग की जान जाती है और अगर हेलमेट का इस्तेमाल किया जाए तो उन लोगों की जान बचाई जा सकती है। भोपाल से INH न्यूज़ के लिए कैमरामैन सनी के साथ गौरव गुप्ता। बीसीसीआई के संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्ति के बाद प्रभतेश सिंह भाटिया का मंगलवार को राजधानी रायपुर पहुंचने पर स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया कि भविष्य में छत्तीसगढ़ में क्रिकेट के लिए पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने के प्रयास किए जाएंगे। बीसीसीआई देश में क्रिकेट को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत रहेगी और भारत को क्रिकेट के क्षेत्र में अग्रणी बनाए रखने के लिए संपूर्ण कार्य किए जाएंगे। इस मौके पर उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की नई कार्यकारिणी को लेकर शुभकामनाएं भी दी। छत्तीसगढ़ बेसिकली हमें ये मौका मिला है टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट और हम बस इस मौके का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना चाहते हैं। हमारे पास नई पूरी टीम है, पूरी एनर्जेटिक टीम है, तो हम चाहेंगे कि बस छत्तीसगढ़ का इंफ्रा क्रिकेट, जूनियर क्रिकेट, वुमेंस क्रिकेट बहुत तेज़ी से डेवलप हो, हम लीप फ्रॉग कर जाएं। जिस पेस पे हम चल रहे हैं उसको हम 3x कैसे कर सकते हैं, हम सिर्फ उसमें अपने इंटरनली फोकस करके और अपने रिसोर्सेज को एक्सेस करके उसको बढ़ाना चाहते हैं। जब भी हमने सरकार से बात की उन्होंने बहुत पॉजिटिव वो दिखाया और बीसीसीआई ने आश्वासन दिया कि वो एक बार वो हो जाए तो उसमें बहुत डेवलप करने का हमें मौका मिलेगा, उसको वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना और मतलब उसमें नई टेक्नोलॉजीज डाल के ताकि हम यहाँ पे बेस्ट टू बेस्ट मैचेस और ला पाएँ। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INH 24/7 के साथ। नमस्कार।